हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित पार्ट 1, जिसमें 100 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर होंगे जो सुपर टेट के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो और उससे संबंधित न्यूज़ अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें पहला प्रश्न है प्राचीन काल में 2 वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे। ठीक है, तो इसका उत्तर है प्राचीन काल में 2 वेद के ज्ञाता को वसु कहते थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्राचीन काल में 3 वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे। तो उसका उत्तर है प्राचीन काल में 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र कहते थे। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में चारों वेद के ज्ञाता को क्या कहा जाता था। तो चारों वेद के ज्ञाता को आदित्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है वैदिक शिक्षा में 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश लेता था तब कौन सा संस्कार किया जाता था। ठीक है, तो इसका उत्तर है वैदिक काल में 5 वर्ष पूर्ण करने के बाद गुरुकुल में प्रवेश के समय चूड़ाकर्म संस्कार किया जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है वैदिक काल में गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते समय कौन सा संस्कार कराया जाता था। ठीक है, तो इसका उत्तर है वैदिक काल में उपनयन संस्कार कराया जाता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उपनयन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो उपनयन शब्द का शाब्दिक अर्थ गुरु के पास ले जाना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वैदिक काल में विद्याध्ययन का कार्यक्रम कब प्रारंभ होता था और कब समाप्त होता था। तो इसका उत्तर है सामान्यतः शिक्षा का सत्र की अवधि 1 वर्ष में 4.5 अथवा 5 मास की होती थी। विद्या अध्ययन का कार्यक्रम श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म समारोह से प्रारंभ होता था और 5 मास की पूर्णिमा को छंद मास उत्सर्जनम समारोह से खत्म होता था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था। विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर समापवर्तन संस्कार होता था। अगला प्रश्न है डॉक्टर आर के मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा के विषय में क्या कहा है। तो डॉक्टर आर के मुखर्जी के मत में बौद्ध शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न चलिए। बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी। तो बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि मौखिक थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे। इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व था। इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व था। मोहम्मद साहब कहा करते थे दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चे को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है हुमायूंनामा किसने लिखा था। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था, जो एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा, यह कथन किसका है। तो यह कथन प्लेटो का है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे। शिक्षा शास्त्री टी रेमंड के अनुसार शिक्षा क्या है। ठीक, तो उत्तर इसका है टी रेमंड के अनुसार शिक्षा विकास का एक क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वता तक चलता रहता है तथा जिसमें मनुष्य अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकता है। उद्देश्य एक पूर्ण दर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है और अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन अरस्तु का है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है। ठीक है, पंखों का नहीं, सॉरी दोस्तों, गलती से टाइप हो गया। ये पंखों का आधार है। यह कथन किसका है। तो यह कथन शेक्सपियर का है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इन तीनों का उचित और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है और शिक्षा की सच्ची व्यवस्था का आधार है। ठीक है, यह किसने कहा। ठीक, तो यह कथन महात्मा गांधी जी ने कहा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे। शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ क्या है। तो उत्तर है अभिव्यक्ति अथवा बालक की शक्तियाँ का सर्वांगीण विकास। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में। अनौपचारिक शिक्षा क्या है।
अनौपचारिक शिक्षा बिना प्रयास, आडंबरहीन, अव्यवस्थित, आकस्मिक, सर्वत्र, सभी स्थितियों, परिस्थितियों, अवस्थाओं एवं सभी व्यक्तियों द्वारा दी जाती है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न, दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक हैं? तो दूरस्थ शिक्षा के मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम, पत्राचार शिक्षा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पत्राचार शिक्षा का माध्यम क्या है? पत्राचार शिक्षा का माध्यम मुद्रित प्रणाली है जो डाक के माध्यम से छात्रों को प्रेषित की जाती है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा से क्या तात्पर्य है? तो वेद पर आधारित शिक्षा का गुरु के घर अथवा कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा वैदिक कालीन शिक्षा है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न, वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 प्रकार के माने जाते हैं। ठीक, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, साव विद्या या विमुक्ति का क्या अर्थ है? ठीक, ऐसा ज्ञान जो छात्र को जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा क्यों नहीं कहा गया? ठीक, यह शिक्षा गुरु घर या कुल में प्राप्त होती थी, इस कारण इसे गुरुकुल शिक्षा कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को स्नातक कहते थे। अगला प्रश्न, किसने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग शिक्षक, शिक्षार्थी व सामाजिक वातावरण बताए हैं? जॉन डीवी ने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग बताए हैं। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रकृतिवादी दार्शनिक किसने शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं? ठीक, तो उत्तर है इसका, मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रकृतिवादी दार्शनिक बालक को शिक्षा का केंद्र मानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है? तो जॉन डीवी ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है। अगला प्रश्न है, किसने कहा शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? ठीक, तो जॉन एडम्स ने कहा है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है? ठीक है, तो इस जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना है। अगला प्रश्न, चुंबक के समान शिक्षा में भी 2 ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा भी द्विमुखी प्रक्रिया। यह कथन किसका है? तो यह कथन रॉस का है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभक्त किया गया? शिक्षा प्रक्रिया को 3 भागों में विभक्त किया गया। ठीक, शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को प्रशिक्षित करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन प्लेटो का है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। ठीक, यह किसका कथन है? तो यह कथन रेमंड का है। शिक्षा हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन पेस्टोलॉजी का है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पौधों का विकास कृषि के द्वारा एवं मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन लॉक का है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में अध्यापक शिक्षार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? तो यह कथन जॉन डीवी का है। ठीक है। अगला प्रश्न, मानव जीवन में कौन कौन से 2 पक्ष हैं? तो इसका उत्तर है, प्रथम शारीरिक, द्वितीय सामाजिक और सांस्कृतिक। अगला प्रश्न है, विद्यालय में प्रवेश के समय कौन कौन सा संस्कार किया जाता था? विद्यालय में प्रवेश के समय बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता है। इसमें बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था। अगला प्रश्न है, किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है शिक्षा मनुष्य को पाशविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है? तो यह कथन अरस्तु का है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक एडम्स हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, जॉन एडम्स ने शिक्षा प्रक्रिया को 2 आधारभूत स्तंभ कौन से बताए हैं? तो जॉन एडम्स ने शिक्षा प्रक्रिया के अध्यापक व छात्र को 2 आधारभूत स्तंभ बताएं। अगला प्रश्न, शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जॉन डीवी का है। ठीक है दोस्तों। यह कथन किसका है? ठीक, शिक्षा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं, तो यह कथन प्रोबेल का है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, यह कथन किसका है? शिक्षा आंतरिक जीवन एवं बाह्य संसार के मध्य समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है, तो यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 48। ठीक है, तो यह प्रश्न है, यह कथन किसका है? शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का विशेष रूप से
मानसिक शक्ति का विकास करती है जिससे वह परम सत्य, शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके। तो यह कथन अरस्तु का है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से। ठीक है। अगला प्रश्न है, जीवन की भांति शिक्षा का उद्देश्य भी व्यक्ति का उन्नयन है। ठीक, यह कथन किसका है? तो यह कथन रॉस का है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एजुकेशन वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एजुकेशन वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक प्रोफेसर बागले हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य किसे माना गया है? ठीक, तो सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य जॉन डेवी ने माना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, समाज सेवा से ही आत्मा का विकास होता है। यह कथन किसका है? तो रस्क का है। ठीक। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का विकास सिर्फ सामाजिक वातावरण में ही होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन नन का है। ठीक। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व की व्याख्या सिर्फ सामाजिक संदर्भ में ही की जा सकती है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन J.M. बाल्डविन का है। ठीक है। अगला प्रश्न, शिक्षा एक अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः यह कल्पना ही नहीं की जा सकती कि यह उद्देश्य विहीन है। यह कथन किसका है? तो यह रिवलिन का है। ठीक। अगला प्रश्न, समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है। यह कथन किसका है? यह कथन हेगले का है। ठीक। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? ठीक, प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप वैयक्तिक था। ठीक। अगला प्रश्न, मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता हूँ, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन महात्मा गांधी जी का है। ठीक। अगले पेज पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्यों को समर्थक कौन है? ठीक, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्यों के समर्थक कौन है? तो शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्यों के समर्थक टीपी नन है। ठीक। अगला प्रश्न है, जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्वामी विवेकानंद का। अगला प्रश्न, किसने लिखा है, संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। ठीक, तो यह कथन किसने लिखा है? तो यह कथन है एडिसन ने। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो बालक के विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो आप लोग जानते होंगे बालक की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य विकास या उन्नति है, यह किस दार्शनिक ने कहा? ठीक, तो यह जॉन डेवी ने कहा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जॉन डेवी ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो जॉन डेवी ने डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक लिखी। अगले प्रश्न पे चलिए, शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, यह किस दार्शनिक ने कहा है? ठीक, तो यह हर्बर्ट ने कहा है। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति की प्राचीन काल से किसमें आस्था रही है? तो इसका उत्तर है प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति की वसुदेव कुटुंबकम में आस्था रही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा व आर्थिक मूल्य नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक प्रोफेसर बागले ने लिखी है। ठीक है। अगला प्रश्न, शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मानव को पाशविक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाती है, यह किस दार्शनिक ने कहा है? तो यह अरस्तु ने कहा है। ठीक है। अगला प्रश्न, शिक्षा का मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो बालकों का चारित्रिक विकास करना है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानव के समस्त कार्य किसके अधीन होते हैं? तो इसका उत्तर है मानव के सभी कार्य मूल प्रवृत्तियों के अधीन होते हैं। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं संपन्नता किस पर निर्भर करती है? तो इसका उत्तर है किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं संपन्नता शैक्षिक स्तर पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का प्रमुख दायित्व क्या है? तो शिक्षा का प्रमुख दायित्व राष्ट्र निर्माण करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन क्या है? तो मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है। अगला प्रश्न, किसने कहा है सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगारी तथा विपरीत एक बीमे में के रूप में होना चाहिए? ठीक है। तो इसका उत्तर है महात्मा गांधी ने कहा। ठीक। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक प्रशिक्षण मानव के दृष्टिकोण को संकुचित करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन वीडी भाटिया का है। ठीक। किसने कहा ज्ञान ही पवित्रता है? तो यह कथन किसने कहा? सुकरात ने कहा कि ज्ञान ही पवित्रता है। ठीक है।
अगला प्रश्न, कथन किसका है? ज्ञान ही शक्ति है, तो यह कथन अरस्तु का है। ठीक है। ज्ञान प्रकृति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन सोफिस्टों का है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसने बौद्धिक प्रशिक्षण के 2 पक्ष बताए हैं? तो बौद्धिक प्रशिक्षण के 2 पक्ष कमेनियस ने बताए। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन जॉन एडम्स का है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, केवल ज्ञानी परमात्मा की पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ का अभद्र मनुष्य होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है शेक्सपियर का। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान व शिक्षा सूचना विक्रेता बन जाते हैं। ठीक है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हाइड हैंड का है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जिन व्यक्तियों को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? तो यह कथन एडम्स का है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्रों का नाम बताइए। ठीक है। तो मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र आगरा, दिल्ली, जौनपुर, बीदर, लाहौर, अजमेर, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंडा, मालवा, जालंधर, मुल्तान आदि थे। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग किसे कहा जाता है? तो यह उत्तर है हंटर कमीशन को। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1911 में अपना विधेयक प्रस्तुत किया था। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे, जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं जान सकता। ठीक है। तो यह इसका उत्तर है सुकरात। ठीक है दोस्तों। ये रिपीटेड हो गया, गलती से टाइप हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षा का उद्देश्य अपने छात्रों को राज्य, देश व ईश्वर के प्रति वफादार बनाना, यह कथन किसका है? तो यह कथन गांधी जी का। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे, प्लेटो ने नागरिकों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया है? तो प्लेटो ने नागरिकों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे, वह शिक्षा किस काम की जो भविष्य के लिए वर्तमान का बलिदान करती है? ठीक है दोस्तों। यह कथन किसका है? तो यह कथन रूसो का है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे, मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है, शिक्षा नहीं। ठीक। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्पेंसर का है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चरित्र की स्थापना करना विद्यालय शिक्षा व अनुशासन का मुख्य उद्देश्य, यह कथन किसका है? तो यह कथन जॉन डीवी का है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अच्छे आचरण की शिक्षा देना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का संतुलित, स्वाभाविक व प्रगतिशील विकास है। ठीक हो। यह किसका कथन है? ठीक। शिक्षा हमारा, ये गलती से टाइप हो गया दोस्तों, केवल क्वेश्चन इतना ही है। यह कथन किसका है? ठीक है दोस्तों। चलिए इसका उत्तर है पेस्टोलॉजी का। ठीक। यह कथन किसका है? शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण मानव का विकास है। ठीक है। तो यह इसका उत्तर है पेंटर का। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है? ठीक। आध्यात्मिक जगत का। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है 99, आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना किस शक्ति से हुई है? तो इसका उत्तर है आध्यात्मिक शक्ति द्वारा हुई है। ठीक। अगला प्रश्न है, किस दार्शनिक ने सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन के शाश्वत मूल्यों या आदर्शों के रूप में व्यक्त किया है? ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट जवाब है प्लेटो ने व्यक्त की है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।